इस वीडियो में हम जानेंगे पर्सनैलिटी की लर्निंग थ्योरी के बारे में, जिसके अंदर हम पेवलोव और बीएफ स्कैनर की थ्योरी को जानेंगे। लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का एक मॉडल प्रेजेंट करता है जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर या स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस के बीच रिलेशनशिप और लर्निंग के इम्पैक्ट पर जोर देता है। और बिहेवियरिस्ट ये मानते हैं कि पर्सनैलिटी इज़ नॉट मोर देन कलेक्शन ऑफ लर्नड बिहेवियर पैटर्न्स। मीन्स जो हमारी पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो हम सीखते हैं उसका एक कलेक्शन है। और यह लोग बिहेवियर के लिए इंटरनल कॉजेस को इम्पोर्टेंस नहीं मानते। अब जानते हैं इवान पेवलोव की लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। पहले इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पेवलोव है। इनका जन्म रूस के रियाजान में हुआ था। उन्होंने 1870 में सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और जहां उन्होंने नेचुरल साइंस की पढ़ाई की और उन्होंने फिजियोलॉजिस्ट बनने का फैसला किया। 1875 में ग्रेजुएशन के बाद वे अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए मिलिट्री मेडिकल एकेडमी में चले गए। उन्होंने 1883 में वहां अपनी डॉक्टरेट की कंप्लीट की और 1890 में उन्होंने मिलिट्री मेडिकल एकेडमी में फार्माकोलॉजी विभाग में एज अ प्रोफेसर ज्वाइन किया और 1904 में उन्हें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। 1925 से 1936 तक उन्होंने 3 लेबोरेटरीज़ में काम किया। पहला था सोवियत एकेडमी ऑफ साइंस, जिसे अब उनके नाम से जाना जाता है, और दूसरा था इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन, और तीसरा था बायोलॉजिकल लेबोरेटरी एट कोल्तुसी। पेवलोव एक बिहेवियरिस्ट थे, इसलिए उनकी थ्योरी का फोकस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर था, क्योंकि बिहेवियर को मेज़र कर सकते हैं, थॉट्स को नहीं कर सकते। पेवलोव ने रिफ्लेक्सेस के बारे में स्टडी किया, यानी ऑटोमेटिक बिहेवियर्स। खुद ऑटोमेटिक हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि पल के झपकना, और जो छोटा बच्चा होता है उसके मुंह में हम कुछ भी, उसके मुंह के पास हम कुछ भी लाते हैं तो वो उसको सकिंग करने लग जाता है, चूसने लग जाता है। पेवलोव बताते हैं कि इस तरह के बिहेवियर को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी इस तरह के बिहेवियर को हम बदल सकते हैं, और इस चीज़ को हम कंडीशनिंग कहते हैं। यानी बिहेवियर में हेरा फेरी करने को हम कंडीशनिंग कहते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यह एक्सप्लेन किया है कि जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होते हैं, यानी ऑटोमेटिक बिहेवियर्स जो होते हैं, उनको हम कंडीशनिंग रिस्पॉन्स में बदल सकते हैं। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स यानी उस पर हम कंडीशन लगा सकते हैं, और कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी जिनको हम लर्न कर सकते हैं। तो इन्होंने यही जानने के लिए कि किस तरह अनकंडीशनल रिस्पॉन्सेस को कंडीशनल रिस्पॉन्सेस में बदल सकते हैं, उन्होंने अपने डॉग पर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको उन्होंने नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग का। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने डॉग के माउथ में एक रबर ट्यूब लगा दी, जो उसके सलाइवा को मेज़र करता था। जब डॉग के सामने कोई अनकंडीशनल स्टिमुलस आती थी, यानी जैसे फूड,
जैसे उसका जो खाना होता था वो उसके सामने आता था तो उसके मुंह में सलाइवा आता था। उसी चीज़ को मेज़र करने के लिए उन्होंने अपने डॉग के माउथ में एक रबर ट्यूब लगा दी और फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि अगर इस अनकंडीशनल स्टिमुलस में कोई कंडीशनल चीज़ लगा देते हैं तो क्या तब भी वही रिस्पॉन्स आता है जो अब आता है। यानी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डॉग को खाना देने से पहले एक बेल बजाई। बेल यानी न्यूट्रल स्टिमुलस। तो उन्होंने खाना देने से पहले बेल बजाई, फिर उसको खाना दिया। तो ऐसा उन्होंने कई बार किया। पहले बेल बजाया फिर खाना दिया, पहले बेल बजाया फिर खाना दिया, पहले बेल बजाया फिर खाना दिया। तो ऐसा इन्होंने बहुत बार किया और फिर एक टाइम पर उन्होंने रिज़ल्ट आने पर देखा कि जब वो बेल बजाते थे तो डॉग के मुंह से सलाइवा आने लगता था। यानी वो समझ गया था कि अब मुझे खाना मिलने वाला है। तो ये रिज़ल्ट चेक किया उन्होंने और बताया कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस था यानी बेल था, अब वो कंडीशनल स्टिमुलस बन गया है। और जो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स था यानी फूड को देख के मुंह में लार आ जाना, सलाइवा आ जाना, तो वो अब कंडीशनल रिस्पॉन्स बन गया है। तो उन्होंने देखा कि डॉग ने ये चीज़ लर्न कर ली है कि बेल बजते ही उसको खाना दिया जाएगा। इस तरह उन्होंने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी खाना देखकर मुंह में सलाइवा आने को कंडीशनल रिस्पॉन्स में बदल दिया और न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बेल को कंडीशनल स्टिमुलस में बदल दिया। अब जानते हैं उनके प्रिंसिपल्स के बारे में कि इस थ्योरी की प्रिंसिपल्स क्या थी। जो पहला प्रिंसिपल है वो था एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन्स कि न्यूट्रल रिस्पॉन्सेस को अनकंडीशनल स्टिमुलस से रिपीटेडली पेयर करना, बार बार जोड़ना। जैसे पेवलोव के एक्सपेरिमेंट में हुआ था कि डॉग को खाना देने से पहले बेल बजाया जा रहा था। खाना क्या था? वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था और बेल क्या था? वो एक न्यूट्रल स्टिमुलस था जो बाद में कंडीशनल स्टिमुलस बन गया था। तो डॉग को खाना देने से पहले बेल बजाया जा रहा था, तो वो कितनी बार किया गया था, वो चीज़ हमारी एक्विजिशन कहलाती है। तो यहाँ पर इन्होंने दो फैक्टर्स बताए हैं जो एक्विजिशंस को इफ़ेक्ट करती है। पहला यही कि हम कितनी बार जोड़ते हैं इस चीज़ को आपस में, कि कितनी बार नंबर ऑफ पेयरिंग हुई है स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच। और जैसे जैसे हम न्यूट्रल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच पेयरिंग यानी उसके जोड़ने की संख्या बढ़ाते जाते हैं, उनको ज़्यादा बार पेयर करते जाते हैं, वैसे ही हमारे कंडीशनल स्टिमुलस या कंडीशनल रिस्पॉन्स लेने की एबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब हम जितनी बार पेयर करेंगे उतने चांसेस है कि हमें कंडीशनल रिस्पॉन्स मिलेंगे। और दूसरा फैक्टर है इंटरवल, यानी दोनों स्टिमुलस के बीच में कितना टाइम गैप लिया गया। उन्होंने बताया है कि कम से कम 50 सेकंड का गैप होना चाहिए। और आगे की रिसर्च में ये भी पता चला है कि एक लंबा टाइम गैप भी कंडीशनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गार्सिया, मैकगोवन और ग्रीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें चूहे को पीने के लिए कुछ मीठा ड्रिंक दिया गया, मतलब मीठा जूस टाइप का कुछ दिया गया उसको, और फिर उसके थोड़ी देर के बाद उसे एक इंजेक्शन दिया गया जिससे कि उसके पेट में दर्द होने लगा। तो रिज़ल्ट में ये पाया गया कि ड्रिंक पीने के बाद और पेट
दर्द होने के बीच में 1 घंटे का टाइम था, फिर भी ये चीज़ चूहे को इफ़ेक्ट करती है और स्वाद में अंतर बताती है कि मीठा चीज़ पिएगा तो उसको दर्द होगा पेट में। तो ये चीज़ भी, टाइम पीरियड का गैप भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो। और कम समय का टाइम पीरियड भी हमें कंडीशनल रिस्पॉन्स प्राप्त करने में हेल्प करता है, और एक लंबा टाइम पीरियड भी हमें कंडीशनल रिस्पॉन्स प्राप्त करने में हेल्प करता है, ये इन्होंने बताया। मार्टिन सेलिगमन ने कहा कि ह्यूमंस जो होते हैं वो भी ऐसे ही फूड के जो टेस्ट होते हैं उसके प्रति घृणा करना सीख लेते हैं। यानी हम ह्यूमंस भी ऐसा ही करते हैं जैसा उस चूहे ने किया था कि हमने कोई चीज़ खाई और उसके थोड़ी देर बाद या आधा 1 घंटा बाद हमारी तबीयत ख़राब हो गई, तो हम उस चीज़ को दोबारा खाने से पहले सोचेंगे या खाना ही बंद कर देंगे कि इससे तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ। इरेशनल फियर्स और फोबियाज, सेक्सुअल हैंगअप, प्रीजुडिस एंड हॉस्टिल फीलिंग्स को क्लासिकल कंडीशनिंग की हेल्प से एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ पर इस चीज़ को समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आप रीड कर लेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। दूसरा प्रिंसिपल है जर्नलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब जर्नलाइजेशन क्या होता है, तो कुछ मामलों में ऐसा भी पाया गया है ना कि जैसे जो 2 सिमिलर स्टिमुलस होते हैं या ऐसा लगता है कि वो दोनों स्टिमुलस सेम है, तो उस कंडीशन में भी कंडीशनल रिस्पॉन्स मिलने की ज़्यादा चांसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पेवलोव ने अपने एक्सपेरिमेंट में घंटी का यूज़ किया था, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे उस घंटी की साउंड से मैच करने वाले जितने भी चीज़ होंगे, अगर उनके बजने पर भी डॉग के मुंह में सलाइवा आ जाता था। जैसे मान लीजिए कि मेरे घर की डोरबेल उस घंटी की साउंड से मैच करता है, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस है कि उस घंटी के बजने पर डॉग के मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को जनरलाइजेशन कहते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन इसका ठीक अपोजिट है, यानी ऑर्गेनिजम्स ये समझ जाते हैं कि दोनों स्टिमुलस अलग हैं, भले ही उनकी साउंड सेम है। यानी जो डॉग जब ये समझ जाता है कि दोनों स्टिमुलस अलग है लेकिन उनकी साउंड सेम है, एक बेल के बजने पे मुझे खाना मिल रहा है लेकिन दूसरे बेल के बजने पे मुझे खाना नहीं मिल रहा, तो इस चीज़ को वो समझ जाता है, इन दोनों के बीच में वो डिफरेंस करना समझ जाता है। तो इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन कहा गया है कि दोनों स्टिमुलस के बीच में डिफरेंस पता करना। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जब ऑर्गेनिजम्स इन दोनों स्टिमुलस के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता तो वो बहुत परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है एकदम, उसके अंदर बेचैनी होने लगती है। तो इस चीज़ को इन्होंने न्यूरोसिस कहा है। न्यूरोसिस को समझने के लिए यहाँ पर सेंगर कैरोस्तोविनिका के एक फेमस एक्सपेरिमेंट को बताया गया है, जिसमें वो अपने डॉग को सर्कल और एलिप्स के बीच में डिफरेंस करना सिखाते हैं। सर्कल यानी गोल और एलिप्स जो सर्कल की तरह ही दिखता है, यानी जो ओवल शेप का जो होता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे सकते हैं, इस तरह का शेप, इन दोनों के बीच में उसको डिफरेंस करना बताता है कि अगर डॉग सर्कल को पहचान लेता है तो उसे खाना मिलेगा, और अगर वो सर्कल की जगह एलिप्स को पहचान लेता है, मतलब एलिप्स जो शेप है उसको सर्कल समझ लेता है, तो उसको खाना नहीं दिया जाता। और ये चीज़ उन्होंने अपने डॉग पे एक्सपेरिमेंट की। फिर उन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट में एलिप्स को धीरे धीरे सर्कल की शेप में लाना शुरू कर दिया, जिससे एक टाइम ऐसा आया कि डॉग कंफ्यूज हो गया
उसको सर्कल और एलिप्स में डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा था, जिससे वो एकदम कंफ्यूज हो गया, परेशान हो गया, इधर उधर भागने लगा। मतलब उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो परेशान हो गया था कि अब मुझे खाना कैसे मिलेगा। इसी चीज़ को उन्होंने न्यूरोसिस कहा। मतलब जो डॉग परेशान हो रहा था, इधर उधर भाग रहा था, तो इसी चीज़ को उन्होंने न्यूरोसिस बताया। थर्ड प्रिंसिपल है एक्सटिंक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक्सटिंक्शन क्या होता है? जब कंडीशनिंग एक बार हो जाती है। वान पेवलोव जो थे, उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने वो घंटी तो बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। तो ऐसा इन्होंने कई बार किया कि घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया। तो डॉग को पता चल गया कि अब घंटी बजने पे मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो उसके मुंह से सलाइवा आना भी बंद हो गया। तो इस चीज़ को इन्होंने एक्सटिंक्शन कहा। और फिर उन्होंने बाद में इस चीज़ को चेंज किया कि उन्होंने वापस पहले जैसा किया कि घंटी बजाई फिर खाना दिया, घंटी बजाई फिर खाना दिया। तो फिर बाद में उन्होंने यही चीज़ किया कि घंटी बजाने पे डॉग का सलाइवा वापस आ जा रहा था, तो ये चीज़ दोबारा हो जा रही थी। तो इस चीज़ को उन्होंने स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहा। यानी जिस चीज़ को हम खो देते हैं, अपने कंडीशनल रिस्पॉन्स को खो देने पर वापस उसको हम ला सकते हैं। अब जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में। तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स हमने अभी पढ़े, उन्हें हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि क्लासिकल कंडीशनिंग के जो प्रिंसिपल है वो हम न्यूरोसिस और फोबिया जैसे डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। और बताया कि एक ट्रेडिशनल साइकोपैथोलॉजिस्ट की तरह प्रॉब्लम्स की जड़ पर ध्यान देने के बजाय एक बिहेवियरिस्ट की तरह प्रॉब्लम्स को खेल खेल में ख़त्म कर सकते, यानी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं खेल खेल में, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में करते थे वो। और इन्होंने बताया कि रेनफोर्सिंग जो है, रेनफोर्समेंट की जो टेक्निक है, उसके ज़रिए भी हम पेशेंट के साइकोपैथोलॉजिकल इलनेस को ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोडिंग जो एक टेक्निक यू है, इसको हम फोबिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ का यूज़ करके भी हम पेशेंट की एंजाइटी, फोबिया, नाइटमेयर्स, डिप्रेशन, ऑब्सेशन ऐसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं इसका यूज़ करके। अब जानते हैं प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग को अल्कोहलिज्म्स और निकोटीन एडिक्शन के ट्रीटमेंट में भी यूज़फुल माना गया। और इसी के ज़रिए हम इसके प्रोसेस को भी समझेंगे कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे होता है। तो हम अल्कोहल या निकोटीन एडिक्टर कब बनते हैं? जब हमें उससे प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, साइकोलॉजिकली हमें उससे रिलीफ मिलता है, तब हम उसके एडिक्टर बन जाते हैं। तो यही चीज़ उन्होंने समझाई। तो उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट बताया, जैसे वो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट था ना, उसी से रिलेटेड किया कि उन्होंने एक व्यक्ति को जो दारू पीता था और एक लड़के को जो कि बहुत निकोटीन का एडिक्टर था, तो उन दोनों को ना वो चीज़ दारू पिलाई, उसको नशा करने के लिए दिया। और उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने उनको एक इंजेक्शन लगाया, जिससे कि उनको वॉमिटिंग आने लग गई, पेट में दर्द होने लग गया, जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो कुछ देर बाद देखा गया कि अगली बार उन्होंने ये चीज़ करना बंद कर दी, मतलब धीरे धीरे बंद कर दी, ख़त्म कर दी। तो इस चीज़ से उन्होंने
यही चीज़ बताना चाहते हैं यहाँ पर कि ऐसे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम इंसान की एडिक्शन को छुटा सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को काउंटर कंडीशनिंग कहा जाता है। और काउंटर कंडीशनिंग की थ्योरी पर जो ट्रीटमेंट यूज़ किए जाते हैं उसको हम एवर्शन थेरेपी कहते हैं। और अब जानते हैं इसके इवैल्यूएशन के बारे में। इसकी इवैल्यूएशन यही थी कि इस थ्योरी में बहुत लिमिटेशन थी। ये थ्योरी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं कर पा रही थी। इस थ्योरी में लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया गया और इन्होंने जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है उन पर कम ध्यान दिया। और इनकी थ्योरी में ये भी देखा गया कि क्लासिकल कंडीशनिंग से हम पूरी तरीके से किसी को कंडीशनिंग रिस्पॉन्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जब चाहे तब उसकी कंडीशनिंग को बदल सकते हैं। और ये भी देखा गया कि जो मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर थे उनको ट्रीटमेंट के ज़रिए, जो ये लोग ट्रीटमेंट देते थे उनके ज़रिए ठीक नहीं कर पा रहे थे।